एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं म्यूजिक के यानी कि संगीत के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इसमें जितना क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी में, एसटीटी में ऑलरेडी और भी कई सारे एग्जामों में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्न आपके आने वाले सभी म्यूजिक के एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राजा भोज ने किन ग्रंथों की रचना की है। राजा भोज का आप लोग कई बार नाम सुने होंगे। तो ये जो राजा भोज थे, इन्होंने किन ग्रंथों की रचना की थी? तो सरस्वती की, कंठावरण की और श्रृंगार प्रकाश की। इन तीनों की रचना किसने की थी? तो राजा भोज ने की थी। तीनों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा। अगर इस तरह से पूछा जाएगा श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है, या फिर पूछा जाएगा सरस्वती किसकी रचना है, तो याद रखिएगा राजा भोज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त का जन्म वर्ष क्या है? यानी कि अभिनव गुप्त जो थे, इनका जन्म वर्ष कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो 1950 ईसा पूर्व में माना जाता है कि अभिनव गुप्त का जन्म हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिनव गुप्त ने किस पुस्तकों की रचना की है? लोचन पुस्तक की, अभिनव भारती पुस्तक की रचना किसने की है? तो अभिनव गुप्त ने की है। अभिनव भारती तो का नाम तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि अभिनव गुप्त, इनका नाम भी अभिनव है और इनकी रचना का नाम भी अभिनव भारती है। तो इसका नाम तो ऐसे ही याद रख लीजिएगा। लोचन आपको अच्छे से याद रखना है कि लोचन पुस्तक के रचयिता कौन है, या फिर लोचन के रचनाकार कौन है। तो याद रखना है आपको, अभिनव गुप्त जो है ये लोचन और अभिनव भारती के रचनाकार है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर को किन ग्रंथों की रचना के लिए जाना जाता है? सोमेश्वर जो है, इनको किन ग्रंथ के लिए रचना के लिए जाना जाता है? वैसे कि तो सोमेश्वर ने अनेकों ग्रंथ का रचना किया था, लेकिन ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसके लिए इन्हें खास तौर पे जाना जाता है सोमेश्वर को? तो अभिलाष चिंतामणि, या जिसे हम लोग मनलोषा भी कहते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं सोमेश्वर। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जयदेव ने किस ग्रंथ की रचना की है? जयदेव ने किसकी रचना की है? तो गीता गोविंदम की रचना की है जयदेव ने। और किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। अच्छे से याद रखिएगा, गीता गोविंदम के रचनाकार कौन है, ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो अच्छे से याद रखना आपको, जयदेव के द्वारा। और इसकी किस भाषा में रचना की गई थी? तो संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, जयदेव का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 12वीं सदी के उपरांत में जयदेव का जन्म हुआ था। अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयदेव ने गीत गोविंदम की रचना किस भाषा में की है? तो ये तो आपको ऊपर ही बता दिए, संस्कृत भाषा में रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता गोविंदम पर टीका किस नाम से लिखी गई है? तो रसिक प्रिया के नाम से महाराणा कुंभा के द्वारा गीता गोविंदम पर टीका लिखी गई है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सारंग देव ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में, म्यूजिक एग्जाम में ये ऑलरेडी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सारंग देव ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने किया रचना? तो सारंग देव ने किया। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय? और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संगीत रत्नाकर जो इसमें कितने अध्याय? तो 7 अध्याय। और इसीलिए इसको संगीत रत्नाकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तधाई के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखना है कि सप्तधाई के नाम से कौन जाना जाता है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि संगीत रत्नाकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तधाई के नाम से जाना जाता है। क्यों सप्तधाई के नाम से जाना जाता है संगीत रत्नाकर को? तो संगीत रत्नाकर को इसलिए अन्य नाम से जाना जाता है, सप्तधाई के नाम से, क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक है सारंग देव। इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर में कुल कितने तालों का उल्लेख किया गया? संगीत रत्नाकर जिसके लेखक सारंग देव है, उन्होंने संगीत रत्नाकर में कितनी तालों का उल्लेख किया है? तो 120 देसी ताल और 5 मार्गी तालों का उल्लेख किया है सारंग देव ने संगीत रत्नाकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंग देव ने वीणा के किस रूप का आविष्कार किया था? तो निशंक वीणा का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन आप लोग को कल ही करवाए थे कि निशंक वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो सारंग देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंग देव ने रागों के किस वर्गीकरण की रचना की है? तो 10 विधि राग का वर्गीकरण की रचना किया किसने? तो सारंग देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सारंग देव ने ग्राम रागों की संख्या कितनी मानी है? तो 30 ग्राम राग माने सारंग देव ने। समझ गए? याद रखना आप लोगों को, सारंग देव जो है, इन्होंने ग्राम रागों की संख्या कितनी मानी है? तो 30। अगला क्वेश्चन है, सारंग देव ने सारना प्रक्रिया में कितने तारों की वीणा का प्रयोग किया है? तो 22 तारों के वीणा का प्रयोग किया है, उपयोग किया है सारंग देव ने सारना प्रक्रिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंग देव ने कितने प्रकार के गमक का उल्लेख किया है? तो सारंग देव जो है, इन्होंने 15 प्रकार के गमक का उल्लेख किया है, यानी इसको अच्छे से याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर पर कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? तो 2 टीकाएं लिखी गई हैं, सिंह भूपाल और कलिनाथ। संगीत रत्नाकर जो इस पर 2 टीकाएं लिखी गई है और उसका नाम है सिंह भूपाल और कलिनाथ टीकाएं, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व देव ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो संगीत समय सार। देखिए संगीत रत्नाकर अलग है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो शारंग देव है, और यहाँ पर है संगीत समय सार, कंफ्यूज नहीं होना है। संगीत समय सार के लेखक कौन है? तो पार्श्व देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व देव ने कितने अलंकार माने? तो पार्श्व देव ने 63 अलंकार माने, 63 अलंकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व देव ने कितने रागों का वर्णन किया है? तो पार्श्व देव ने 102 रागों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरवी का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? तो संगीत समय सार में राग भैरवी का वर्णन सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत समय सार में कितने रागों का वर्णन किया गया? तो संगीत समय सार जो है इसमें 102 रागों का वर्णन किया गया, और ये भी आपको बता देते कि पार्श्व देव जो है वो संगीत समय सार के लेखक है, अच्छे से सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो अबुल हसन युमुद्दीन अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो के नाम से आप लोग जानते हैं, लेकिन अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन युमुद्दीन अमीर खुसरो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे ये थे किसके गुरु? तो अमीर खुसरो के गुरु। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, उल्टा करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, अमीर खुसरो किसके दरबारी काल में थे? किसके दरबार के काल में थे या फिर किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से लेना है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से देख लीजिएगा, और जो अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको किस तरह से लेना है वो आपको बता देते हैं। आप लोग चाहे बीपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप लोग एसटीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, और फुल प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं इस पीडीएफ को लेकर के। पूरा सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा, इस तरह का आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। जैसे अगर आपको एसटीटी की बात करें तो एसटीटी में आपको क्या क्या मिलेगा? जैसे आपका पेपर फर्स्ट होगा 9-10 के लिए तो उसमें टोटल 14 इकाई है। पेपर सेकंड अगर आपका होगा 11-12 के लिए उसमें टोटल 17 इकाई है। तो जिनका फर्स्ट हो या सेकंड हो दोनों ले सकते हैं, जिनका फर्स्ट होगा वो भी ले सकते हैं और जिनका सेकंड होगा वो भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको रहेगा क्या क्या? जैसे आपका पेपर फर्स्ट है इसमें 14 इकाई है। 14 इकाई में जैसे पहला इकाई में आपको संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा इकाई में जैसे कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत के बारे में पढ़ना है, यानी कि जितना जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो थ्योरी का पोर्शन पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। और जिनका पेपर 2 होगा तो 17 इकाई का वो आप लोग को इस पेपर 2 में, जिनका पेपर 2 होगा उसका पेपर 2 का पीडीएफ ले लीजिएगा, जिनका पेपर फर्स्ट होगा पेपर फर्स्ट का पीडीएफ ले लीजिएगा। और इस पीडीएफ में आप लोगों को पूरा थ्योरी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करके दिए हुए हैं, पूरा आप लोग इसको पढ़ के अपना पूरा एसटीटी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको म्यूजिक में पूछेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 300 प्लस है, 350 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें इस पीडीएफ में। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी में पूछे गए, एसटीटी में पूछे गए, और भी बिहार के जो भी एग्जाम है जिसमें म्यूजिक का एग्जाम, जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि अन्य भी किसी राज्य का जो एग्जाम हुआ टीचर वाला क्वेश्चन में पूछा गया, वो सब भी क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला पीडीएफ में आपको ऐड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो आप लोग इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद थ्योरी का पोर्शन कर लेंगे, तो आपको क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो 500 प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में। इसमें आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसको पढ़ करके आप लोग ये देख सकते हैं कि जो आप लोग थ्योरी का पोर्शन पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े, इससे आपको क्वेश्चन बनता है कि नहीं, और जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आपको वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित 112 क्वेश्चन मिलेगा, और इसका तो मैं गारंटी लेता हूँ 112 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं ना, तो आपका अगर एसटीटी की बात करें तो उसमें मिनिमम 7 से 8 और मैक्सिमम 10 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग कर लेते हैं तो ये आपके जो 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एसटीटी एग्जाम में वो इसी पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएगा। और बीपीएससी की एग्जाम की बात करें तो उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन तो वाद्य यंत्र और उनके वादक से पूछे ही जाते हैं। ये सब आपको बता तो दिए इस तरह से मिलेगा, लेकिन इसको लेना किस तरह से पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसमें फिर से बताते हैं। ओनली 30 रुपीज़ आपको पे करना है, किस तरह से करना है तो वो देखिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको 30, इसके लिए 30, इसके लिए अलग से 30। आपका जो भी इसमें से पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, चारों पीडीएफ के लिए आप लोगों को ओनली 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपया पे करना है चारों पीडीएफ के लिए, ठीक है ना। जैसे इसमें 5 है ना, तो एक तो पेपर फर्स्ट के लिए और एक पेपर सेकंड के लिए, तो कोई भी होंगे जैसे जिनका पेपर फर्स्ट होगा उनको चारों लेना है, और जिनका पेपर सेकंड होगा उनको भी चारों लेना है। बस चेंज इतना रहेगा कि पेपर फर्स्ट का अलग है और पेपर सेकंड का अलग है। तो चारों पीडीएफ के लिए ओनली आपको 30 रुपया ही पे करना है। किस तरह से पे करना है तो वो देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, ये
ये 30 रुपये पे कर देना और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना और इस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी एसटीटी वालों की कि एसटीटी वालों को किस तरह से पीडीएफ लेना है। और सेम इसी तरह से आप लोग अगर बीपीएससी का एग्जाम भी दे रहा है तो इस तरह से आप लोग ओनली 30 रुपया ही पे करके बीपीएससी के लिए भी पीडीएफ ले सकते हैं। बस फर्क कितना रहेगा कि थ्योरी का जो पोर्शन होगा वो बीपीएससी वालों के लिए अलग हो जाएगा। फिर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब सेम ही रहेगा क्योंकि आपका सिलेबस जो है ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि एसटीटी का और बीपीएससी का सिलेबस लगभग 80% 85% सेम ही है। बस थ्योरी का जो पोर्शन होगा वो बीपीएससी वाले को अलग मिलेगा, ये तीनों अलग ये सेम ही रहेगा। समझ गए? तो आप लोग अगर बीपीएससी का प्रिपरेशन भी करें तो ओनली 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किन ग्रंथ की रचना की है? तो खलीफ कबरी, नजराना ए हिंद, हालात ए कन्हैया, इन दोनों की रचना किसने की है? तो अमीर खुसरो ही ने की है। ठीक है, अच्छे से याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा हालात ए कन्हैया के रचनाकार कौन है तो अमीर खुसरो। समझिए, अब अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इटवा का पटियाला गाँव में, इटवा जो है, इटवा आप लोग सुने होंगे, इटवा का जो पटियाला गाँव है, इटवा जो जिला है, इटवा जिला के पटियाला गाँव में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप तिलक सब जी जो होता सुने ना, छाप तिलक सब जी, ये जो गाना, एक गाना किसके, इसके लेखक कौन है? तो इस गाना के लेखक अमीर खुसरो ही है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छाप तिलक सब जी के गीत के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो है। और अमीर खुसरो ने किन वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया है? तो तबला का, सितार का, गजल का, छोटा ख्याल का, इस सभी वाद्य यंत्रों का आविष्कार किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा तबला का आविष्कार किसने किया, सितार का आविष्कार किसने किया, तो याद रखिएगा आप लोग। समझ गए? और ये सब क्वेश्चन पिछले कई सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि एसटीटी में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, और भी कई राज्य के जो एग्जाम होते हैं टीचर वाला का, म्यूजिक का, उसमें पूछा गया। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किस रागों की रचना की है? तो यमन राग, साहना राग, अडाना राग, कौल राग, सरपदा राग, साजगिरी राग, नवाजिक राग, कलवाना राग, इन सभी रागों की रचना किसने किया? तो अमीर खुसरो ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा माधव विद्यारण ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो संगीत सार के रचनाकार कौन है? तो माधव विद्यारण इसके रचनाकार हैं। किसके? तो संगीत सार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान हुसैन सर्की ने किस गायन विधा का आविष्कार किया है? तो बड़ा ख्याल और जौनपुरी राग का आविष्कार किसने किया? तो सुल्तान हुसैनी सर्की ने इसका आविष्कार किया, बड़ा ख्याल का और जौनपुरी राग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान हुसैनी सर्की ने किस रागों की रचना की है? तो जौनपुरी और तोरी असावरी की रचना किसने किया? तो सुल्तान हुसैनी ने किया। इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान हुसैनी सर्की कहाँ के सुल्तान थे? तो जौनपुर के सुल्तान थे सुल्तान हुसैनी सर्की। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए सुल्तान हुसैनी सर्की जो थे जौनपुर के थे, इसलिए जौनपुरी राग को अच्छे से याद रखना है। तो जौनपुरी राग से याद रखना है कि जौनपुरी राग का आविष्कार किसने किया? तो सुल्तानी हुसैनी सर्की ने किया। क्योंकि ये रहने वाले कहाँ के थे? तो जौनपुर के ही थे, इसलिए अपना जहाँ के रहने वाले थे उसी पर नाम रख दिए थे अपने राग का, जौनपुरी राग। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा महाराणा कुंभा ने किन ग्रंथों की रचना की है? तो महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा ग्रंथों की रचना की है। संगीत राज के रचनाकार, संगीत मीमांसा के रचनाकार, इस सब रचनाकार को याद रखना है कि महाराणा कुंभा। समझ गए? यहाँ पर आप लोग को सिर्फ समझना है और इसका पीडीएफ तो आप लोग ले ही लीजिएगा, पीडीएफ को लेकर के आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। समझ गए? और नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार। जब आप लोगों को पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार के बारे में पूरा जीवन परिचय बता रहे थे, उसमें बताए थे ना कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जो थे इनके शिष्य थे। समझ गए? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित है? तो ग्वालियर घराने से संबंधित है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। अच्छे से याद रखना है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित है? तो ग्वालियर घराने से। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के पिता का क्या नाम था? तो पंडित गौरी शंकर ठाकुर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के पिता का नाम था। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की माता का क्या नाम था? झबरेवा नाम था पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की माता का। अगला क्वेश्चन है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बड़ौरा रियासत के जहाज ग्राम में, उनके ग्राम का यानी कि गाँव का नाम ही जहाज था। समझ गए? यहाँ पर जन्म हुआ था पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के बड़े भाई का क्या नाम था? तो पंडित बालकृष्ण बुआ इजलिंगकर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के बड़े भाई का नाम था। जितना क्वेश्चन आपको बताएं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर भर्ती की, या फिर आप लोग एसटीटी की प्रिपरेशन करें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि क्वेश्चन जितना है कई बार ऑलरेडी कई एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। समझ गए? सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे आशा करता हूँ, और इसका पीडीएफ लेकर के आप लोग इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। समझ गए? और आपके बात करें अगर जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपके एग्जाम में जैसे 100 क्वेश्चन अगर पूछा जाए, 200 क्वेश्चन पूछा जाए, जितना भी यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका 10% क्वेश्चन जो रहता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। और ये कन्फर्म है कि अगर आपके एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 100 में से फिक्स है कि 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर से ही रहेगा। 10 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से हो जाएगा और आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एसटीटी का प्रीवियस ईयर रहेगा, अगर आप
बीपीएससी सब करेगा, इसलिए 10% है, इसका आप लोग 20% मान के चलिए, क्योंकि अगर आप लोग इसको कर लेते हैं और आप लोग एसटीटी की प्रिपरेशन करें तो 20 क्वेश्चन आप लोगों को, ये जो 300-400 आपको क्वेश्चन देंगे प्रीवियस ईयर वाला, इसको कर लेते तो आपका 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से रहेगा। उसके बाद बात करें वाद्य यंत्र उनके वादक वाला, उससे आपका ही 10 तक 7 से मिनिमम 7-8 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रहेगा, और जो 500 क्वेश्चन रहेगा उसको कर लीजिएगा तो सब क्वेश्चन अधिकतर उससे रहेगा। कुछ जो थ्योरी का पोर्शन करवाएंगे उसको कर लेते हैं तो आपका जो पूरा सिलेबस होगा वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको जानना है कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, इसके लिए आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, प्लीज़ आपको बता रहे कॉल नहीं कीजिएगा उस नंबर पर। आप लोगों को क्या करना है, चैनल के होम पेज पर जाना है या फिर वीडियो के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन खोलेगा तो एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग एक वीडियो खुल जाएगा। उस वीडियो ऑलरेडी बता चुके हैं, उस 5 मिनट का वीडियो उसमें बता चुके हैं ये पीडीएफ किस तरह का रहेगा, दिखा भी दिए थे किस तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा, इस तरह से क्या रहेगा, थ्योरी का पोर्शन रहेगा, वो सब दिखा चुके थे। समझ गए? आप लोग इस नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली 30 रुपीज़ पे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। समझ गए? आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।